तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरडिपेंडेंस इन नेचर और कॉम्प्लेक्स वेब के बारे में, जो कि एक ईवीएस का चैप्टर है। तो हमने पुराने लेक्चर में एसएसटी का सिविक्स का पंचायती राज चैप्टर खत्म किया था, जिसका वीडियो चैनल पे पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले ईवीएस का चैप्टर जिसका नाम है इंटरडिपेंडेंस इन नेचर और कॉम्प्लेक्स वेब। बड़ा सा ही, एकदम बड़ा सा ही नाम है, तो इसका सबसे पहले नाम को हम लोग डिकोड करते हैं, ठीक है। अब इससे बड़े से एकदम भारी भरकम सा इंग्लिश दे रखा है, इसका मतलब क्या है? अब इंटरडिपेंडेंस का मतलब बताओ आप। देखो, इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना, ठीक है। डिपेंड ऑन समबडी, यानी सम बॉडी के ऊपर डिपेंड रहना, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है। अब वो कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल, जैसे कार्निवोर कोई हार्बिवोर के ऊपर डिपेंड हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ह्यूमन ही एक दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं, उसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, जो कि नेचर। अब हम लोग नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम नेचर में किसकी डिपेंडेंसी पढ़ेंगे? प्लांट्स के ऊपर, फिर एनिमल्स के ऊपर। फिर एक चीज दे रखी है, अ कॉम्प्लेक्स वेब। अब ये वेब कौन सा है? ये वेब वो नहीं है, स्पाइडर का जाला नहीं है, ठीक है। ये है वेब, एक कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन किसके बीच में? टेलीफोन लाइन के बीच में नहीं, कनेक्शन फूड चेन के। हम लोग फूड वेब के बारे में, फूड चेन में जैसे कैसे हर चीज कनेक्टेड है। अगर ये चीज अगर एक्सटिंक्ट होती है तो फिर दूसरे को क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर इधर का अगर खाना कम हुआ, या फिर कोई एनिमल में अगर कोई ऐसी कोई एनिमल पे खतरा आया, तो कैसे पूरे बायोस्फीयर पे या फिर फॉरेस्ट पे खतरा आ सकता है। तो वो सब एक वेब, एक कनेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे सब कुछ कनेक्टेड। तो सबसे पहले, तो अब हम लोग इसके सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले टॉपिक का नाम है फूड चेन। अब बहुत लोग इस फूड चेन नाम की टर्म से पहले से ही वाकिफ होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते, तो ये फूड चेन का मतलब वो नहीं है कि जो आप ट्रेन की चेन से खींचते हो, या फिर कोई चीज चेन, फूड को चेन से खींचा जा रहा है। इस फूड चेन का मतलब है कि कैसे कोई एक एनिमल को दूसरा एनिमल खाता है, और फिर एनिमल्स की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर, कैसे एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो वही फूड चेन के बारे में जानेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ। ये है आपका चलो एक रैबिट सा बनाते हैं, या एक माउस, एक अर्थवर्म बनाते हैं, ठीक है। अब एक अर्थवर्म है, एक अर्थवर्म को खाया एक मुर्गी ने। अब मुर्गी के डायग्राम पे ज़्यादा गौर ना कीजिएगा, ड्राइंग मेरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, ठीक है। ये मुर्गी नहीं, ये तो डायनासोर लग रहा है, कोई बात नहीं, इधर लिख लेता हूँ मुर्गी, और ये आपका अर्थवर्म। अब इस अर्थवर्म को खाया इस मुर्गी ने, और इस मुर्गी को खाया डगागुर ने। डगागुर के बारे में पहले बता चुका हूँ, कौन है ये, इसका हम लोग को यूज आगे आगे आता रहेगा, ठीक है, ये हमारे बहुत काम आएगा पढ़ने में। तो इसमें अर्थवर्म को खाया मुर्गी ने, मुर्गी को खाया डगागुर ने। तो इसमें क्या है, आपका एक तरीके से एक फूड चेन फॉलो हो रही है, यानी आप इसको एक चेन टाइप समझ सकते हो कि एक एनिमल को दूसरे एनिमल खाया, दूसरे एनिमल ने तीसरे एनिमल को खाया, ठीक है। तो इस चीज को आप एक फूड चेन कहते हो, ठीक है। अब हम लोग ऐसी डिफरेंट फूड चेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपका बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आपका एक प्लांट को एक कैटरपिलर ने खाया, फिर कैटरपिलर को किसी और एनिमल ने खाया, फिर उस एनिमल को किसी और, ऐसे ही इसको पूरा हम लोग फूड चेन है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। तो अब जो आगे, ये फूड चेन वाला पूरा टॉपिक था जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखनी जैसे नोट्स के तौर पे, तो आप लिख सकते हैं, अ चेन ऑफ डिपेंडेंसी, ये किताब ही नहीं मेरी भाषा है, डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर फॉर फूड, यानी फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को फूड चेन कहा जाता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। जो इधर लिख लेता हूं मैं, क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, आप चाहे तो साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, एंड डिकम्पोजर्स,
ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होता है? प्रोड्यूसर मतलब होता है कि अगर आपको कोई ऐसा फूड या प्लांट दिखे जो खुद से खाना बना रहा है, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूस का मतलब क्या करना? खुद से कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, यानी बनाना, ठीक है। कोई भी प्रोड्यूसर अगर खुद से खाना बना रहा है, ऐसा नहीं ये मत बोलना कि मम्मी भी तो घर खुद से खाना बनाती है तो वो भी प्रोड्यूसर हुई, नहीं। खुद से खाना बनाना यानी अपने बॉडी के अंदर खाना बनाना। आपकी मम्मी जो खाना बनाती है वो कहाँ से बनाती है? इंग्रेडिएंट्स से बनाती है जो किचन में पड़े रहते हैं, है कि नहीं? इसलिए प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स क्या है? प्रोड्यूसर्स का पहले डेफिनेशन लिख लो। ऑर्गेनिज्म मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका एनिमल्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी आ सकते हैं। एनिमल वैसे प्रोड्यूसर नहीं होते, ठीक है, लेकिन प्लांट्स होते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इसका मुझे एग्जाम्पल बताना ज़रा, कोई एग्जाम्पल बताना। लीव्स नहीं, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स आएगा इधर, लीव्स नहीं आएगा। प्लांट्स उसका एक वो पार्ट है, बॉडी पार्ट है जिससे वो फूड बनाता है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका कंज्यूमर्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये वही होता है आपका ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। अब इसका मुझे कंज्यूमर्स का दो एग्जाम्पल दो, कंज्यूमर्स के दो एग्जाम्पल दो। ह्यूमंस, पहला एग्जाम्पल आपका ह्यूमंस है, क्योंकि ह्यूमंस होते हैं आलसी, खुद से कोई काम नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और दूसरा एनिमल्स में क्या? शेर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, वो वाला नहीं कि वो शायरी वाला शेर नहीं, अपना वाला शेर, ठीक है, जो कि मैं हूँ। और डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब डिकम्पोजर्स, ये वाली दो टर्म्स तो लोगों को समझ में आ जाती है, ठीक है, लेकिन ये जो डिकम्पोजर वाली टर्म है ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है। अब डिकम्पोजर मतलब क्या होता है? अब जैसे आपने कोई कूड़ा फेंका या कुछ भी चीज़ फेंकी, या फिर आपने कोई डेड बॉडी देखी, तो आप अगर उसको कुछ महीने बाद देखोगे या कुछ टाइम बाद देखोगे तो वो एक तरीके से सड़ जाएगी। वो कैसे सड़ती है? कोई अगर समझो डेड बॉडी है वो सड़ती है, तो कैसे सड़ती है? वो उसको जो ऑर्गेनिजम्स है वो उसको खा जाते हैं, अगर कोई चीज़ डेड है तो, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई कूड़ा फेंका, या आपने समझो एप्पल के जो छिलके होते हैं या बनाना के छिलके होते हैं वो फेंके, वो कुछ टाइम बाद सड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको चीज़ें, वो जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खा लेते हैं, समझ में आए? और वही डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोज मतलब क्या क्या है? कोई चीज़ मरने के बाद या फिर एक तरीके से खराब होने के बाद जो सड़ जाती है उसको डिकम्पोज कहते हैं, समझ में आए? और डिकम्पोजर क्या, मैं इधर क्या लिखूंगा? organisms that decompose, बस डिकम्पोज। एग्जाम्पल मुझे बताना जरा, एग्जाम्पल बताओ कोई भी। नहीं, डेड बॉडी एग्जाम्पल नहीं है, बैक्टीरिया आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, फंगाई भी है। बैक्टीरिया वैसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बैक्टीरिया एक तरीके से सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिंग के प्रोसेस में देखा जाता है, ठीक है। गार्बेज, अगर आपका कोई कूड़ा वगैरह है उसको भी डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया काम होता है। अब डिकम्पोज फिर से मैं मतलब बता रहा हूँ, डिकम्पोज मतलब कोई भी चीज़ का खराब होकर सड़ जाना, चले भले ही वो कोई लाश हो या डेड बॉडी हो या फिर कोई आप कूड़ा फेंक रहे हो वो हो, ठीक है, उसका सड़ जाना डिकम्पोज कहलाता है। और उसको कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिर फूड वेब्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे वेब टर्म आई थी तो हम लोग एक ही ऐसी वेब के बारे में पढ़ने वाले हैं, फूड वेब। अब देखिए ये क्या है कि फूड वेब जो है, फूड वेब और चेन में बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर टॉपिक्स है। तो अगर आपने फूड चेन सही से समझा तो आपको फूड वेब समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस फ़र्क इतना है कि फूड वेब फूड चेन से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। टॉपिक बड़ा नहीं है, मतलब फूड चेन, मैंने फूड चेन का मतलब क्या बताया? वो एक सिंगल चेन है, यानी एक ऑर्गेनिज्म को खाया, दूसरे ऑर्गेनिज्म ने उसको खाया, ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, आपका एक तरीके से
एक ऑर्गेनिज्म को कितने लोग खा सकते हैं और उनको कितने लोग खा सकते हैं, उसको फूड वेब कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर में समझाता हूँ। जैसे आपका फ्लाई समझ लो, फ्लाई यानी मक्खी, ठीक है। आपका मक्खी जो है, चूहा नहीं है ये, मक्खी है, ठीक है। इसको मक्खी मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो डायग्राम बना लेना। मक्खी को कौन कौन खा सकता है बताओ? लिजर्ड खा सकती है, हाँ। फ्रॉग खा सकता है, और मक्खी को कौन खा सकता है? मैं थोड़ी खाता हूँ। तो चलो ठीक है, तीसरा वाला मत बनाओ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कोई। अब फ्रॉग को कौन कौन खा सकता है? स्नेक, हाँ। एनाकोब्रा खा सकता है, एनाकोंडा होता है मुझे पता है, लेकिन मैं एनाकोब्रा बोलता हूँ, ठीक है। अरे एक तो चल नहीं रहा। फिर फ्रॉग खा सकता है, ये फ्रॉग को स्नेक खा सकता है। फिर आपका ईगल, वैसे बहुत रेयरली खाता है लेकिन खा सकता है। लिजर्ड को कौन कौन खा सकता है? स्नेक खा सकता है लिजर्ड को, और हाँ, कुछ बर्ड्स खा सकती है, ठीक है। तो अब ये देखो, फूड चेन में क्या हो रहा था कि फूड चेन में बस एक मक्खी को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग ने ईगल को खाया, ये बस एक फूड चेन है। ये जो ऐसे मैं रेड से बना, ये रेड जो ब्लैक से मैं सिर्फ बना रहा हूँ, वो आपकी फूड चेन है, ठीक है। ये चीज़, मक्खी ने फ्रॉग को खाया, फ्रॉग ने ईगल को खाया, ये एक फूड चेन है। लेकिन अगर मैं ये वाला सिनेरियो बनाऊं, कि ये वाला सिचुएशन बनाऊं कि मक्खी को कौन कौन खा सकता है? फ्रॉग और लिजर्ड खा सकते हैं, और फ्रॉग और लिजर्ड को कौन? स्नेक और लिजर्ड को स्नेक और बर्ड्स खा सकते हैं, और उसको स्नेक और ईगल खा सकता है ना। तो ये वाली चीज़ को आप फूड वेब कहोगे। देखो एक वेब सा फॉर्म हो रहा है ना। अभी आगे जो हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इसमें और ज़्यादा ये बड़ा होगा, इनको भी कोई 2-2 3-3 खाने वाले आएंगे, है ना। तो इसको फूड वेब कहते हैं, समझ में आया? हाँ, तो मैनी चेन्स आर देयरफॉर लिंक्ड टुगेदर, सच कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस फॉर्म फूड वेब। फूड वेब का क्या एग्जांपल है? मैनी फूड चेन्स लिंक्ड टुगेदर। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? देखो ना, ये भी एक फूड चेन है, हम इधर से इधर जाए ये भी एक फूड चेन है, हम इधर से मक्खी से बर्ड्स पे जाए वो भी फूड चेन है, और हम मक्खी से स्नेक पे जाए वो भी एक फूड चेन है। यानी अलग अलग फूड चेन क्या हो रही है? आपस में कनेक्ट होके एक वेब बना रही है, समझ में आया? जैसे वेब में क्या होता है, बहुत सारे धागे मिलके एक वेब बनाते हैं ना, वैसे ही इसमें बहुत सारी फूड चेन मिलके एक वेब बनाती है, समझ में आया? फूड वेब क्लियर हो गया, ठीक है। अब फूड वेब में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स इधर दे रखे हैं, जैसे कि आपका हाँ, कि आपका एक काव है और एक डियर है, डियर और काव को लायंस खा सकते हैं, है ना। फिर आपका ग्रास को डियर खाती है, ठीक है, ग्रास को डियर और काव खाते हैं, काव और डियर को फॉक्स वो खा सकते हैं, आपका टाइगर, लायन, ये सब, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। और इस फूड वेब में आपका ह्यूमंस भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। फिर knowing about food webs is important too because all links are direct. Changing a link in one food may affect other chains. अब ध्यान सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि अगर आपने एक भी, अब आपको एक बहुत ज़्यादा मैं बड़ा डाउट भी क्लियर कर दूंगा इसी चीज़ में, कि अगर आपने एक भी एनिमल इधर से हटाया तो आपकी पूरी फूड चेन गड़बड़ा सकती है, समझ में आया? यानी पूरी फूड चेन खत्म हो सकती है। जैसे आपका एग्जाम्पल देता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि आपका अगर हम लोग मोदी जी जो है या फिर जो भी है, ठीक है, कोई भी, ये सब कार्निवोरस एनिमल जैसे चीता है, टाइगर है, इनको क्यों बचा रहे? बताओ, ताकि हमें खा जाए? नहीं, ताकि वो और डियर्स है, जैसे हिरण है, ठीक है, फिर आपके और भी जितने भी हार्बिवोर एनिमल है उनको खाए। क्यों? फालतू में नहीं, क्योंकि अगर हार्बिवोर एनिमल की संख्या बढ़ती गई, ठीक है, तो आपका क्या होगा? घास खत्म होती जाएगी, और घास अगर खत्म हो गई, क्योंकि हार्बिवोर क्या खाते? घास खाते, अगर उनकी संख्या बढ़ गई तो घास क्या होगी? खत्म होती जाएगी, और घास खत्म होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, फॉरेस्ट खत्म हो सकते हैं, है ना। इसलिए कार्निवोर एनिमल जब तक जिंदा रहेंगे वो तब तक सबको खा सकते हैं, ठीक है। इससे आपका क्या है? फूड वेब बैलेंस में होना चाहिए, ना कार्निवोर बनना चाहिए, ना ग्रास बनना चाहिए, ना हार्बिवोर बनना चाहिए, यानी सब एक बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। हाँ,
there was a report a few years back that the people in a particular place had much DDT in their bodies, that if the same amount of DDT had been found in many meat, that meat would have been banned as food. हाँ, एक हम लोग जैसे आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि वी मे वॉन्ट टू फिनिश ऑफ दोज मस्कीटोज दैट बाइट अस एट नाइट। अब हम लोग को क्या रात को क्या है कि हम लोग को मच्छर काटते हैं, है ना, तो हम मच्छर को ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक DDT नाम की केमिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको बहुत लोग बोलते हैं ना कि जैसे अगर आप बहुत सारे कुछ जैसे फास्ट ट्रैक खरीद लिया या फिर कोई भी ऐसा कोई चीज़ खरीद ली तो आपको खुद को हार्म कर सकते हैं, है ना। जैसे आपका फास्ट ट्रैक का धुआं अगर आपने सूंघ लिया तो आपको हार्म कर सकता है ना। वैसे एक DDT नाम का केमिकल है, तो अगर हमने DDT नाम का केमिकल फैलाते गए तो क्या होगा, DDT in their body, that is the same amount of DDT has been found in any meat, that meat would have been banned as food. How could people get so much DDT in their bodies? They had spread DDT on stagnant water and the surrounding grassland to kill mosquitoes. Cows in the grass DDT found its way for milk. अब जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो DDT नाम का केमिकल क्या है, DDT में तो लिख लेते हो स्टार पॉइंट, DDT is a मॉस्किटो, स्पेलिंग में मत जाना, किलिंग केमिकल, यानी मस्त सफाया करता है, ठीक है, किनका, मॉस्किटो का। ठीक है, अब क्या होता है ना कि वो जो खेत वाले लोग रहते हैं ना, जो खेती वगैरह करते हैं, तो खेती वाले लोग क्या करते हैं, उनके पास सब हर जगह घास घास होती है और घास में वो एकदम सब मच्छर ज़्यादा भर जाते हैं, है ना। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, सब घास वगैरह में DDT नाम के केमिकल को वो कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, अब उन्होंने घास में स्प्रे किया, तो घास में स्प्रे करने के बाद क्या हुआ, वो घास को काउस वगैरह खाते हैं या गोट खाते हैं, है ना, और उनको वो लोग जब खाते हैं उनका फिर उनका जो मिल्क आता है, उनका मीट आता है, या मुर्गियाँ कुछ खाती इनमें से, तो अगर वो केमिकल उनके अंदर चला गया, उनका मीट आया फिर उनका मिल्क आया, तो वो हमारे अंदर भी केमिकल एंटर कर सकता है। और इसलिए एक कुछ ईयर्स पहले DDT नाम का केमिकल इंसानों में बहुत ज़्यादा फैल गया था। ठीक है, हाँ, नहीं कोरोना वाला हाल नहीं हुआ था, वो चीज़ अलग थी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं फूड वेब वाले। फिर हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। फिर हम लोग मेन जो ये सब तो आपके छोटे मोटे टॉपिक्स थे, ठीक है, फिर हम मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस नहीं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, इंटरडिपेंडेंस का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या होता है, डिपेंड ऑन समबडी, किसी के ऊपर डिपेंड करना, भले वो एनिमल हो, प्लांट हो, कुछ भी हो। ठीक है, हाँ, तो इंटरडिपेंडेंस में क्या है, फ्रॉम द फूड चेन्स एंड वेब्स यू नो दैट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड। यानी अब हम लोग फूड वेब से और फूड चेन से हम लोगों को क्या पता चला कि जो ये एनिमल्स है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, है ना। और आगे हम क्या देखेंगे, बट एनिमल्स नीड प्लांट्स फॉर मच मोर देन जस्ट फूड एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू। यानी ज़रूरी नहीं कोई हर्बीवोर एनिमल प्लांट के ऊपर सिर्फ फूड के लिए डिपेंडेंट है, सब्जी नहीं खाना बस उनको, है ना, उनको और भी प्लांट्स के और भी काम होते हैं। ठीक है, वो काम के बारे में देखते हैं अभी। जैसे कि आपका डिपेंडेंस ऑन प्लांट्स, इसी का जो एक टॉपिक है वो है डिपेंडेंस ऑन प्लांट्स। अच्छा, मुझे कोई भी 3-4 मुझे पॉइंट्स बताओ कि हम प्लांट पे कैसे डिपेंड हो सकते हैं, बताओ। बाय, हाँ, फूड, और उसके अलावा फूड के अलावा मटेरियल्स जैसे, हाँ, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन से आपका फर्नीचर है, टेबल वगैरह, डोर वगैरह भी तो वुड से मिलता है ना। और क्या है, हाँ, मस्त छाया लेके सोना नीचे, है ना, कि एकदम धूप सी हो रही है और जाके पेड़ के नीचे सो गए। और उसके अलावा बताओ कोई, उसके अलावा बताओ कोई। शेल्टर, आपका शेल्टर भी एक पॉइंट है, वैसे मैं मजे में नहीं बोल रहा हूँ, सच में पॉइंट है वो। ठीक है, और है आपका
कि आपका जो लीव्स वगैरह होते हैं उससे पेपर बनते हैं, है ना, ट्रीज से पेपर वगैरह मिलता है, यानी वही आपका मटेरियल्स वगैरह मिलता है, आपको शेल्टर मिलता है, फिर आपको फूड मिलता है जैसे फ्रूट वगैरह, ठीक है, पेड़ नहीं खाते हम लोग। अब फिर पॉलिनेशन, हाँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पॉलिनेशन नाम का। अब पॉलिनेशन क्या है, क्यों है, ये सब देखेंगे अभी। और पॉलिनेशन क्या, देखो, बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाई सिट ऑन फ्लावर्स एंड ड्रिंक द नेक्टर फ्रॉम देम, इट टर्न दे पॉलिनेट द फ्लावर्स। अब क्या होता है ना, जो अब मैं आपको सबसे कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि जो हनी बीज होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, वो फ्लावर के ऊपर क्यों बैठते हैं? क्योंकि फ्लावर के ऊपर जो होता है ना, फ्लावर का जो आप ऐसे जैसे फ्लावर आप बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो ना, ये के ड्राइंग बनाई है, हाँ, तो ये फ्लावर के जो बीच का पार्ट होता है ना, इसके ऊपर मधुमक्खी और बीज बैठ के क्या करते हैं, नेक्टर लेते हैं। नेक्टर क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ मतलब स्वीट मटेरियल होता है, ठीक है, जिससे वो लोग हनी बनाते हैं, ठीक है, हनी इससे ही बनता है। इसके बीच का जो पार्ट होता है ना, उसको वो लोग क्या करते हैं, सोखते हैं और उसमें से नेक्टर निकालते हैं और नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करके उसका हनी कोम बनाते हैं, उनका मधुमक्खी का छत्ता बनता है इससे, ठीक है, इससे जो नेक्टर मिलता है उसको शहद में कन्वर्ट करके। और बर्ड्स और बटरफ्लाइज भी सेम ही प्रोसेस यूज़ करते हैं, लेकिन वो छत्ता नहीं बनाते, वो उसको अपने फूड के लिए या फिर अलग चीज़ों के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या है, एनिमल्स जैसे बीज बर्ड्स एंड और कौन से, और बर्ड्स बीज और बटरफ्लाइज, ठीक है, बटरफ्लाइज भी तो उस पे बैठते हैं बहुत ज़्यादा फ्लावर पे, ठीक है। बटरफ्लाइज टेक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। अब बताओ, अब एक और आपके मन में सवाल आएगा, फिर पॉलिनेशन का क्या मतलब है? ये तो चलो अपने फ्लावर के अंदर नेक्टर, तो पॉलिनेट का क्या मतलब है? तो अब क्या होता है, अब तुमने कुछ लिया, अब जैसे तुमने जाके डगागुर से जाके 200 रुपये का उधार लिया, उसको भी तो वापस देना पड़ेगा ना। तो बोला 200 रुपये का उधार तुम ले लो, मुझे वापस देते वक्त तुम 250 रुपये दे देना, है ना, ऐसा होता है ना। तो वैसे ये भी फ्लावर भी बोलता है कि तुम मेरे पास से नेक्टर तो ले जा रहे हो, बदले में मुझे पॉलिनेट करके जाओ, यानी पॉलिनेट करना, यानी कि उनके जो फ्लावर्स में से फ्रूट्स निकलते हैं ना, फ्रूट्स किस वजह से निकलते हैं, पॉलन ग्रेन्स की वजह से। और पॉलन ग्रेन से ड्रॉप्स होते हैं जो इनमें से निकलते हैं, बर्ड बीज या बटरफ्लाइज में से, ठीक है, जो क्या होते हैं, आपका सीड को बनाने में काम आते हैं। क्या बनाने में, सीड को बनाने में, और वही सीड आपका फ्रूट बनता है। समझ में आया? फिर क्या, ये क्या होता है, इन रिटर्न दे पॉलिनेट द फ्लावर, ठीक है, पॉलिनेट द फ्लावर। फ्लावर को लोग पॉलिनेट करते हैं, यानी फ्लावर को ग्रो करने में और मदद करते हैं, और उसको फ्रूट वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? फिर आगे बढ़ते, ये आपने एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है, आप इसे नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आगे का लिखने के लिए। हाँ, अब देखो, फिर आपका आता है सॉइल डिस्पर्सल। अब हम लोग प्लांट्स पे एक और, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट था कि हम लोग प्लांट्स पे या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे कैसे डिपेंड रहता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट जो आपका आता है वो आता है सॉइल डिस्पर्सल के बारे में। देखो, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं, इजी सा ही है। ये बर्ड्स एंड स्क्विरल्स टेक फ्रूट्स टू other places to eat them. They drop the half eaten fruits with their seeds, some seeds with rough surfaces on hooks cling at the fur of feathers and animals and are carried away. अब देखो, मैं तुम लोग को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको पूछता हूँ कि जो फॉरेस्ट होता है वो कभी ख़त्म क्यों नहीं होता? यानी मतलब पेड़ उग गए, पेड़ बड़े हो गए, फिर पेड़ बड़े होके बूढ़े होके कट गए, लेकिन फिर और पेड़ कहाँ से उगते? क्या कोई बंदा उधर जाके क्या सीड उगा के क्या पानी नहीं डालता पूरा टाइम? पानी तो चलो बारिश से आ जाता है, क्या सीड उगाता रहता है कोई बंदा पूरा टाइम? कोई जादुई सा बंदा आता ऊपर से, है कि सीड उड लेके आता अपने बोरे में, है ना, गनी बैग में, और उसको सीड उगा के जाता है?
तो कैसे होता है बताओ? देखो इसका सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि अगर समझो कोई मंकी ने या फिर कोई भी एनिमल ने कोई फ्रूट खाया, अब फ्रूट के अंदर सीड होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं फ्रूट को या तो आधा खाते हैं या तो उसको खा के एक्सक्रीट करते हैं, यानी अपने जो वेस्ट मटेरियल उसको छोड़ते हैं, उसके अंदर जो सीड बचा रहता है, ठीक है, उस सीड से आपका पूरा पेड़ उग जाता है। समझ में आया? क्या होता है कि वो लोग फ्रूट्स वगैरह खा के इधर उधर जाते हैं, तो उसको उसके बाद जो सीड बचता है फ्रूट्स खाने के बाद, कुछ क्या करते हैं कि फ्रूट को कभी पूरा खा लेते हैं, कुछ आधा खाते हैं, जो पूरा खाते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, यानी वो वेस्ट मटेरियल निकाल के अपना सीड उधर छोड़ देते हैं, वरना बाकी आधा फ्रूट खाते हैं सीड को छोड़ के। समझ में आया? और वो जो सीड छूटता है वो एक तरीके से सॉइल में अंदर चला जाता है, और फिर पानी उस पर जब बारिश का पानी पड़ता है कुछ भी होता है तो फिर वो उग जाता है पेड़ में। समझ में आया ये कैसे होता है? ये सॉइल डिस्पर्सल है, ठीक है। इसको लिखूं कैसे फिर? इसका डेफिनेशन कैसे लिखूं? हाँ, रीग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट बाय एनिमल्स थ्रू leaving seeds at ground after eating them, यानी उनको खाने के बाद जो लोग सीड छोड़ते हैं उस वजह से आपका फॉरेस्ट का रीग्रोथ होता है। रीग्रोथ नहीं कहूँगा मैं, उसको बोलूँगा ग्रोथ होता है, ठीक है। फिर आपका सॉइल फर्टिलिटी आता है, ठीक है। देखो सॉइल फर्टिलिटी, देखो अब अगर कोई भी ज़मीन पे पौधा उगना है या पेड़ उगना है, ठीक है, तो पेड़ उगने के लिए क्या चाहिए होता है? आपका ज़मीन का अच्छा होना ज़रूरी होता है, ठीक है। फर्टिलिटी का यानी फर्टाइल का मतलब क्या होता है? ज़मीन का अच्छा होना, ज़मीन की क्वालिटी अच्छी होना। जैसे कि आपका अब रेत में मिट्टी वो जो रहती है ना रेगिस्तान में, उसमें अगर आप जाके कोई पौधा उगाना चाहो नहीं उगा पाओगे, क्योंकि वो रेत की क्वालिटी फर्टाइल नहीं है, यानी अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी पॉट में आपका जो मिट्टी रहती है ना, जो आप प्लांट्स के पॉट होते हैं उसमें जो मिट्टी रहती है वो फर्टाइल होती है, ठीक है, या फिर जो जंगल में मिट्टी होती है वो फर्टाइल होती है, तभी आप क्रॉप्स उगा सकते हो, प्लांट्स या ट्रीज उगा सकते हो। समझ में? उसका मतलब फर्टाइल होता है। अब ये उसमें इसमें डिपेंडेंस का क्या काम है? डिपेंड कैसे करते हैं? देखो व्हेन अर्थवर्म्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स बरो थ्रू द सॉइल दे लूजन इट, यानी कि अब आपका एकदम मिट्टी कड़क सी रहेगी तो आप सीड उगा पाओगे उसमें? पौधा नहीं उग पाएगा ना अगर एकदम कड़क सी रहेगी एकदम, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना, जो अर्थवर्म्स होते हैं या फिर जो भी जो अंदर जाने वाले कीड़े या एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं आपका मिट्टी को लूज कर लेते हैं। समझ में? थोड़ा सा लूज सा कर लेते हैं। क्या उससे क्या होता है फिर? प्लांट्स रूट्स कैन पेनिट्रेट लूजेंड सॉइल मोर इजीली, ठीक है। आपका जो होता है प्लांट्स और जो रूट्स होते हैं वो आपका इजीली अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो लूजन हो जाता है, उनकी जो मिट्टी रहती है सॉइल रहती है, ठीक है। अर्थवर्म्स ऑल्सो मेक द सॉइल फर्टाइल बाय डाइजेस्टिंग डेड मटीरियल एंड टर्निंग इट इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट ऑल प्लांट्स कैन यूज, यानी कि अगर कोई चीज़ को खा रहे वो लोग, यानी अर्थवर्म्स भी एक तरीके के डिकम्पोजर ही है, ठीक है। चलो मैंने मिटा दिया, यानी अर्थवर्म्स भी डिकम्पोजर ही है। वो डेड प्लांट्स को या फिर डेड चीज़ों को खाते हैं और उसके बाद वो जब वो मिट्टी में जाते हैं तो उसको न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में छोड़ देते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मतलब मिट्टी के काम आते हैं सही होने में, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी क्या है? लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय अर्थवर्म्स एक्सेट्रा, यानी अर्थवर्म्स और भी होते हैं, ठीक है। फिर आपका चौथा जो पॉइंट है, समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो चलो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ही लिख लेता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो
कि कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है, ये सब क्या होता है आपके मिट्टी के लिए और आपका प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग रिलीज करते हैं प्लांट्स वगैरह या फिर ये सब। तो फिर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स ब्रीथ आउट। तो यही है कि प्लांट्स इनहेल यानी अंदर लेना, सांस अंदर लेना, इसको इनहेल कहते हैं। CO2 यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसको अंदर इनहेल करना कहाँ से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और जो एनिमल्स यानी हम भी जब सांस छोड़ते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, हम जो सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वही चीज़ वो लोग इनहेल कर लेते हैं, वो सांस अंदर ले लेते हैं। ठीक है, फिर फूड, जो कि बहुत, ये वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, फूड वाला। देखो फूड कैसे इंपॉर्टेंट है आपका। प्लांट्स पैरासाइट्स लाइक डॉडर हैव लिटर और नो क्लोरोफिल एंड डिपेंड टोटली ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड। देखो कि आपने कुछ प्लांट्स के बारे में देखा होगा, और प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज अगर खेला है तो पता ही होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं ना जिनके ऐसे दांत से निकले रहते हैं, है ना, वैसे वो असल लाइफ में वैसे नहीं होते, उनके दांत निकले रहते ऐसे होते हैं वो। देखो आपने देखा होगा कि वो मस्त मूवी वगैरह में देखा होगा, ऐसे एकदम खतरनाक सा कि जैसे ही जाओगे आके खा लेगा बिल्कुल ही। ठीक है, ऐसा होगा, लेकिन असल में कैसे रहते हैं, उनके दांत ऐसे रहते हैं खुले से, समझ में, ऐसे रहते हैं बिल्कुल ऐसे। और अगर आपने उनके दांतों के बीच में उंगली डाल दी, मुंह के बीच में, तो क्या आपकी उंगली खा जाएंगे वो लोग? नहीं, आप उनके चाहे उंगली डाल दो चाहे पूरा हाथ डाल दो, खुद ही ऐसे लेट जाओ उनके बीच में, कुछ नहीं होगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ क्या करते हैं, आपके कोई भी इंसेक्ट को या फिर प्लांट को ही अंदर अपने एब्जॉर्ब कर सकते हैं। समझ में आया? और ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या है, कोई एग्जाम्पल दो मुझे ऐसे प्लांट्स का। इन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या रहता है, क्लोरोफिल नाम की चीज़ें होती है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक तरीके से बावर्ची होता है, बावर्ची यानी शेफ जो खाना बनाता है ना, तो क्लोरोफिल उनका वो होता है प्लांट्स का शेफ क्या है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल उनके लिए खाना बनाता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाता है। और क्लोरोफिल इन प्लांट्स में नहीं होता, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप है या डॉडर नाम का प्लांट है, ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं या फिर ये सब प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मैंने लिख दिया, यानी इंसेक्ट्स को खाने वाले। ठीक है, जो भाई खुद के फूड पे डिपेंड नहीं रहते, इनको वाटर या न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, इंसेक्ट्स वगैरह को खा के या फिर आपका एनिमल्स को खा के। समझ में आया? डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, तो बेसिक अगर मैं ये कहूँ तो ये वाला जो प्लांट होता है आपका, ठीक है, ये आपका कंज्यूमर होता है, ये प्रोड्यूसर नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड ऑन अदर्स है। समझ में, आपका फूड वगैरह के लिए। फिर आपका आता है सपोर्ट। हाँ, ये आपका लास्ट वाला डिपेंडेंस है प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, जो कि है सपोर्ट। देखो अब सपोर्ट कैसा, किसका सपोर्ट? सपोर्ट यानी मेनी मॉसेस, लिनेन्स एंड कलरफुल ऑर्किड्स ग्रो ऑन ट्रीज यूजुअली विदाउट हार्मिंग देम। यानी आपने कोई फ्लावर्स या प्लांट्स को देखा होगा जो है ना कोई दूसरे ट्रीज के ऊपर उग जाते हैं, है ना, जैसे ट्रीज के ट्रंक वगैरह बड़े होते तो अननोइंगली, मतलब बिना जान ना पहचान उनके, मतलब जैसे ये समझ लो कि जो ट्रीज होते हैं ना वो इतने बड़े होते हैं कि कई बार उनके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं ना, जो नए नए, जैसे ब्लू ऑर्किड जो होता है, छोटा सा फ्लावर होता है, वो दूसरे ट्रीज के ऊपर उग जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स या फिर फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज। ठीक है, ऐसे ट्रीज उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब मैं फिर से थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, नोट कर लेना। ठीक है, हाँ, फिर हम लोग आता है डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स, ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस, जो डिपेंडेंस है आपका प्लांट्स के ऊपर, मतलब प्लांट्स के ऊपर पढ़ चुके, एनिमल्स के ऊपर पढ़ेंगे।
ठीक है, डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब कैसे, देखो इधर मैं लिख लेता हूँ, डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स, ठीक है। अब आपका क्या है कि एनिमल्स जो है आपका, इधर एनिमल्स नहीं हो, एनिमल्स है। अब एनिमल्स का जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से नोटिसेबल है, आपको दिख जाएगा वो। जैसे कि आपका सबसे पहला तो डिपेंडेंस आपका फूड चेन का ही है, ठीक है। यानी कि आपका फूड चेन में कैसे एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है ना, कि एक खत्म हो गया तो पूरी फूड वेब बिगड़ सकती है ना, ये मैंने आपको बताया था ना। तो वही फूड चेन सबसे पहला ही आपका टॉपिक क्या है, सबसे पहला है आपका फूड के बारे में, ठीक है, कि फूड पे कैसे डिपेंडेंट है, फूड चेन्स और फूड वेब्स में देख लो, है भाई, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, ठीक है, फूड चेन तो फूड वेब्स में कैसे डिपेंडेंट रहते हैं, वैसे डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर आपका एक आपको इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि पैरासिटिक एनिमल्स कैसे होते हैं। जैसे आपका जो सबसे पैरासिट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जू, जो आपके इसमें होती है ना बालों में, उसको लाइसेंस बोलते हैं, जू बोलते हैं। वो आपके जो बाल में रहती है वो खाते तो नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, आपके बाल के अंदर रह के आपके बालों में जो प्रोटीन या जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको फीड करते हैं, समझ में आया, इसलिए वो एक तरीके से पैरासाइट कहलाते हैं। तो वही चीज़ है, वैसे वो चीज़ मैंने आपको बता दिया, आपको चाहे तो नोट कर लेना वो चीज़। फिर आपका आता है शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। अब क्या प्लांट्स भी एक दूसरे को शेल्टर कैसे, मतलब ऐसे ईगल ऐसे खड़ी हो जाएगी, फिर उसके नीचे कौवा ऐसे खड़ा हो जाए, फिर कबूतर या चिड़िया ऐसे नहीं शेल्टर देते। शेल्टर का मतलब ये है कि कई बार दूसरे एनिमल्स एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फाइंडिंग नीमो पिक्चर, देखिए है ना, उसमें जो क्लाउन फिश रहती ना, हाँ फाइंडिंग नीमो पिक्चर सबने देखी होगी, उसमें जो कुछ फिश रहती ना वो एक ऐसे घर में रहती ना, ऐसे है ना, ऐसे से घर रहता है, इसको एनामेला ऐसा एनीमिया ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझ में है। और ये क्या करता है, ये क्लाउन फिश जो रहती है, जो नीमो जो फिश था वो क्लाउन फिश कहलाता है, वो फिश इसके अंदर रहती है, ठीक है। और बाकी जो प्रेडिटर्स रहते हैं, जैसे कोई बड़ी फिश वगैरह जो रहती है, वो इसके टेंटिकल्स जो रहते हैं ना, उस फिश से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, समझ में आया, क्लाउन फिश को प्रोटेक्ट करते हैं वो, इसलिए क्लाउन फिश इसके अंदर रहती ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले, समझ में आया। कोई डाउट है क्या? हाँ तो समझ में आया ये चीज़। तो वही इसमें नोट्स में भी आप लिख लेना फाइंडिंग नीमो, हाँ बस ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर आपका आएगा, हाँ सम पेरेंट एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस व्हेन एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स ईच मेंबर ऑफ इट हैज इट्स ओन रोल इन अ beehive. Some bees collect honey, some take care of the young larva and some guard the hive. यानी कि जो बीज होती है, ठीक है, आपके इंसेक्ट्स एक तो बस वो रहते हैं, बस एकदम सुस्ता आलसी से होते हैं ना, जैसे ग्रास हॉपर है ना, वो ग्रास हॉपर वाली कहानी सुनी होगी। और एक इंसेक्ट्स होते हैं जो एकदम मेहनती से होता है, कौन सी, एक एंड्स जो होती है चींटियाँ, और दूसरी आपकी हनी बीज मधुमक्खियाँ, कैसे वो एकदम मेहनती होती है। एंड्स का तो पता ही है। हनी बीज का क्या होता है कि कुछ जो बड़ी हनी बीज रहती है जो वो क्या करती है, वो आपका कभी गार्ड करती है, यानी प्रोटेक्शन करती है दूसरों से, है ना, आपके मधुमक्खी के छत्ते का। या और दूसरी जो रहती है वो कभी आपका नेक्टर कलेक्ट करके लाती है, पॉलिनेशन, वही मैंने जो पढ़ाया था पॉलिनेशन, वो नेक्टर कलेक्ट करके लाती है। और जो तीसरी हनी बीज रहती है वो आपके छोटे छोटे जो लार्वा रहते हैं, लार्वा यानी जो अंडे होते हैं हनी बीज के, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती है या उसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। ऐसे वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं एनिमल्स, समझ में आया। तो ये कोई तीसरा पॉइंट नहीं, 2 ही पॉइंट थे आपके, ये तीसरा तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो देनी थी। फिर आपका आता है ह्यूमन। अब हम लोग कैसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, अब हम पढ़ेंगे कैसे ह्यूमन्स के बारे में। ये ह्यूमन्स कैसे डिपेंडेंट है, ह्यूमन डिपेंडेंस, ठीक है। अब इससे तो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना अच्छे से, ध्यान तो सभी पे देना, ध्यान तो पूरे अच्छे से पूरे लेक्चर में देना, ठीक है। वी डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर आवर डेली फूड ऑफ नीड।
जैसे क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब जैसे आपका कॉटन है, अब कॉटन ऐसा नहीं वो बाहर से पहाड़ से गिरता है, कॉटन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। कॉटन के जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट से, तो उनसे मिलता है। तो एक डिपेंडेंस हो गई कॉटन की, यानी कि हम लोग के जो कपड़े होते हैं एक डिपेंडेंस हो गई। शेल्टर जैसे आपका जो पेड़ वगैरह रहता है ना, आप समझो एक वो टारगेट लेके चले, ये आज तो मस्त 10 किलोमीटर पैदल चलूँगा, 10 ज़्यादा हो गया, 1 किलोमीटर पैदल चलूँगा, है ना, और रास्ते में कहीं एकदम धूप पड़ गई, तो आप क्या करते हो, शेल्टर लेते हो ना पेड़ का नीचे, है कि नहीं। तो वैसे ही आपका एक शेल्टर हो गया दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा क्या है आपका, चलो एक एक करके लिखता जाता हूँ मैं। ह्यूमन डिपेंडेंस कैसा, पहला आपका क्लोथिंग। फूड तो मैं लिख ही लेता हूँ क्योंकि फ्रूट्स वगैरह खाते हो और जो वेजिटेबल्स वगैरह खाते हो वो भी तो प्लांट से आते हैं, है ना। तो आपका फूड हो गया दूसरा डिपेंडेंस। तीसरा आपका क्या हो गया, शेल्टर हो गया। और एक बताओ मुझे कोई, एक और बताओ कोई भी, ठीक है, कोई भी बताओ। मेडिसिन, है ना, ध्यान में नहीं आ रहा ना, और ऐसे वक्त में क्यों नहीं ध्यान आता, कोई बात नहीं। हाँ, वाटर का कोई डिपेंडेंस नहीं होता, मतलब एक कह सकते हो कि आप फॉरेस्ट में जो होती है ना ज़्यादातर रेन होती है, क्योंकि वो फॉरेस्ट एक तरीके से शायद अट्रैक्ट वगैरह करता है, ऐसा कुछ सीन है, वो पता नहीं अब फिलहाल उतना डिटेल में उसमें जाते नहीं है, ठीक है। द ऑक्सीजन, हाँ फिर आपका, अरे एक चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूल गए, ऑक्सीजन, जिंदा कैसे रहोगे। हाँ हाँ, प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, तो उस वजह से आपका डिपेंडेंस हो गया प्लांट के ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग, चाहे आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, आप समझो आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो जो फूड चेन के थ्रू आपका तब भी तो प्लांट्स में कनेक्टेड है ना, फूड चेन के थ्रू। जैसे आपका अर्थवर्म ने घास खाई या फिर वो कुछ खाया, और अर्थवर्म को मुर्गी ने खाया, और हमने मुर्गी को खाया। अब जब अर्थवर्म घास ही नहीं खाएगा तो अर्थवर्म नहीं बचेगा, मुर्गी नहीं बचेगी, है ना, हमें नॉन वेज मिलेगा नहीं। तो आप चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन तो वैसे ही वेजिटेबल खा के प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, आप भले नॉन वेजिटेरियन हो तब भी डिपेंड हो, ठीक है, प्लांट्स में। और एनिमल्स में तो हो ही, कैसे, मिल्क हमें मिल रहा है ना, मिल्क क्या हो, हम लोग को काउस वगैरह से मिल रहा है, ठीक है। फिर बटर मिल रहा है, चीज़ वगैरह भी मिल्क से ही बनता है ना, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिल्क से बनते हैं। फिर आपका वूल, है ना, वूल जिससे आपके जैकेट्स वगैरह बनते हैं या फिर स्वेटर बनता है या कपड़ा बनता है, तो वो भी वूल भी आपका किससे मिलता है, शीप से मिलता है, जो कि एनिमल पे एक और डिपेंडेंस हो गया, समझ में आया। ये आपका किसका है, प्लांट्स का है। फिर एनिमल्स का क्या है, फूड आपका वही मिल्क बटर वगैरह। फिर आपका क्लोथिंग यानी वूल हो गया। फिर आपका ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट जैसे बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्ट किया जाए। अभी तो फिलहाल ट्रक वगैरह आ गई, लेकिन अब भी बहुत से लोग है ना बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना, तांगे का इस्तेमाल करते हैं, तो एक ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर आपका फार्मिंग, सुल्तान देखी है ना, और बहुत सारी पिक्चर जिसमें फार्मिंग दिखाई जाती है, उसमें देखे थे ना कि बैल वगैरह को प्लाउ करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो क्या आता है आपका फार्मिंग में भी यूज़ आता है एनिमल्स का, ठीक है। ये आपका प्लांट्स का है और ये आपका एनिमल्स का है, ठीक है। फिर वी ऑल्सो यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल और जस्ट फॉर आवर प्लेजर वी ग्रो ब्यूटीफुल प्लांट। अब जैसे आप कभी देखो ना कि ऐसी बाहर निकल के देखना, बंगले में देखो ना, बाहर एकदम मस्त पॉट उट लगा के रखते होते हैं, है ना, और ऊपर से वाइन्स लटकती हुई, ऐसे डेकोरेशन टाइप के लिए। अब कुछ लोग बोलते हैं हमें ग्रीनरी पसंद है, और कुछ लोग बोलते हैं कि सामने पौधा रहता है तो ऐसा लगता है कि मस्त इको फ्रेंडली लोग हैं, है ना, ऐसा लगता, फील आती है बिल्कुल। तो वैसे वाले लोग मतलब एक तरीके से अपने खुद के प्लेजर के लिए, अपने खुद के खुशी के लिए कि प्लांट्स वगैरह आगे लगा देते हैं, है ना, इसलिए लगाते हैं। और जो वो फिलहाल आर्टिफिशियल प्लांट्स रहते हैं उसका कोई वो नहीं है कि फ़ायदा हो रहा है, लेकिन असली जो प्लांट्स लगाते हैं वो भी उसी में आता है, ठीक है, कि आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हो उसे, ठीक है। फिर आपका वी एम्प्लॉय एनिमल्स, ऑक्सन, हॉर्सेस, म्यूल्स एंड ओवर एलिफेंट्स इन आवर फील्ड्स टू कैरी लोड्स। वही कि आपका वजन कैरी करने के लिए, जैसे पुराने ज़माने में तो सिर्फ इन्हीं का यूज़ होता था कि आपका बुल्स वगैरह है या फिर ऑक्सन है या फिर आपका हॉर्सेस है, उनका ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता था, या फिर कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट कराने, कोई चीज़ खुद को ट्रांसपोर्ट कराना चाहे सामान को करना है, उनके लिए, दोनों के लिए आपका एनिमल्स का यूज़ होता था, ठीक है। फिर हाँ, फिर आपका एक तरीके से आपका जो वो चीज़ होती है ना, बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह, आपका दही जो बनती है, दही जिस चीज़ से बनती है, उसमें भी प्लांट्स का काम आता है। अरे उसमें कैसे आएगा प्लांट्स का काम,
पनीर में बनने में, जो आपका दही बनता है, दही बनने में भी प्लांट का काम आता है। कैसे? क्या पत्ते उत्ते डालो तो कुछ दही सा बन जाता है क्या? नहीं नहीं, एक फर्मेंटेशन नाम का प्रोसेस होता है, आगे पढ़ोगे, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है ना कि आपका एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं फंगाई बैक्टीरिया ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, उससे आपका एक तरीके से वो बनता है, एक तो बनता है आपका दही वगैरह, ठीक है। दूसरा बनता है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल मत पी, मतलब अल्कोहल के बारे में मत जानो, बस दही के बारे में जान लो, ठीक है। फिर वी यूज बैक्टीरिया एसेंशियल फॉर आवर नीड्स, यानी अब आपके कुछ ऐसे भी रहते हैं ना कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स में भी आते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के फॉर्म में होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आपके दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दोनों की बात करें एक तरीके से, और दोनों मेडिसिन में भी काम आते हैं, आपके दही वगैरह बनने के भी काम आते हैं, और तीसरा जो काम है वो आपके काम का नहीं है, ठीक है, वो दूसरों के काम का है, अल्कोहल बनने के, ठीक है। वो दूसरों के काम का है, ठीक है। एट होम वी सी वर्क ऑफ बैक्टीरिया, वी प्रिपेयर कर्ड्स वगैरह। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का एक तरीके से ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन बायोटिक, अरे खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ खत्म, अभी एक चीज और बची बस, तभी तो इतना स्पेस बचा के रखा मैंने। ऑन बायोटिक, बायोटिक यानी अब बायोटिक और अबायोटिक में देख लो, भाई कॉमा क्यों लगा रहे? कॉमा मतलब यही चीज को नीचे लिखना, ठीक है। अबायोटिक, अरे स्पेलिंग क्या होती है इसकी? हाँ, अब देखो बायोटिक मतलब कोई भी चीज़ जो लिविंग हो, ठीक है। हम लोग ने अभी तक लिविंग चीज़ के ऊपर अपना डिपेंडेंस देखा, जैसे प्लांट्स लिविंग थे वो बायोटिक है, उनके ऊपर डिपेंडेंस, ठीक है। फिर एनिमल्स लिविंग थे, उनके ऊपर डिपेंडेंस, ठीक है। अब हम देखेंगे अबायोटिक, यानी जो चीज़ लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, उनके ऊपर कैसे डिपेंड होना, ठीक है। तो वी डिपेंड ऑन मैनी अबायोटिक एंड कंपोनेंट्स फॉर ऑल्सो फॉर लाइफ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सनलाइट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट एनर्जी, जैसे कि पहला तो आपका है सनलाइट। अब ये मत बोलना कि अरे सनलाइट तो जीवित है, ये मत बोल देना, ठीक है, वरना स्क्रीन के अंदर से घुस के ऐसे बोलूँगा सनलाइट जीवित नहीं है, ठीक है। देखो, तो सनलाइट जीवित नहीं होती, सनलाइट अबायोटिक है, और उससे हम लोग क्या मिलता है? हीट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, समझ में आया, ठीक है। और आपका एक तरीके से क्या है, सनलाइट है, फिर आपका एक और है जैसे कि सनलाइट प्रोवाइड्स हीट एनर्जी, विदाउट द एनर्जी वुड बी डार्क। हाँ, अब पहले ये देख लो कि सनलाइट का से हीट और लाइट एनर्जी मिलती है, तो हीट और लाइट एनर्जी का फ़ायदा क्या है? हीट एनर्जी का फ़ायदा है ये है कि हम लोग को फिर कोल्ड वगैरह में नहीं जीना पड़ता। लाइट एनर्जी का ये फ़ायदा हम लोग को, पहला तो सोलर एनर्जी मिलता है ना, सोलर पैनल के ऊपर लगे सोलर एनर्जी मिलता है उससे। दूसरा हम लोग को क्या रहता है? डार्क में नहीं रहना पड़ता, ठीक है, हम लोग को लाइट मिलती है उस वजह से। फिर आपका आगे क्या है? organism depends on each other and depend on the abiotic of the environment too. The chains and web in nature are complicated. अब जैसे आप प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो, और प्लांट्स भी सनलाइट पे डिपेंडेंट है, सिर्फ हीट लाइट एनर्जी के लिए नहीं, उनका जो हीट लाइट एनर्जी होता है वो फूड बनाने के काम आता है ना, इसलिए प्लांट्स भी डिपेंडेंट होते हैं उन पर। फिर अब कुछ पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखने हैं, कुछ याद रखने हैं, जैसे कि फूड चेन आपको ऑर्गेनिज्म, वही मतलब एक तरीके से आपके कुछ पॉइंट्स है जो क्विक रिवीजन टाइप के, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जो कि होता समाप्त। अब कोई आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ भी हो तो फिर आप कमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग एंड गुड बाय फ्रॉम मैन अमेजिंग।